अब बुलेटिन विस्तार से। मंत्री हरीश राव ने हैदराबाद के कुकटपल्ली हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में 100 बेड के अस्पताल के निर्माण की आधारशिला रखी। उन्होंने कहा कि तेलंगाना आने से पहले सरकारी अस्पतालों में जन्म दर 30% था, लेकिन अब यह 70% तक पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई अलाउद्दीन का चमत्कारी चिराग नहीं है, यह सब मेहनत से ही संभव है। उन्होंने कहा कि आम राज्यों में 20 साल में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई, लेकिन संघर्ष से हासिल हुए तेलंगाना में 9 साल में 21 मेडिकल कॉलेज शुरू किए गए। उन्होंने कहा कि पूर्व में चिकित्सा शिक्षा के लिए यूक्रेन और चीन जाना पड़ता था, जिसके कारण डॉक्टरों की कमी हो जाती थी। MBBS की सीटें तब 2950 थी, लेकिन आज से 8340 सीटें हैं। उन्होंने साफ किया कि हमारे बच्चे यहां डॉक्टर बन सकते हैं। साथ ही मंत्री हरीश राव ने कहा कि CM KCR ने हैदराबाद की पानी की समस्या का समाधान कर दिया है। पूर्व में दिवंगत विधायक जनार्दन रेड्डी के नेतृत्व में लोगों ने पेयजल के लिए धरना दिया था, लेकिन अब तेलंगाना में ऐसे हालात नहीं है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में ऐसे इलाके हैं जहां 9 दिन में एक बार पानी आता है। उन्होंने कहा कि न केवल हैदराबाद में नहीं बल्कि गाँवों में भी मुख्यमंत्री KCR 24 घंटे बिजली मुहैया करा रहे हैं। नतीजतन इन्वर्टर, कन्वर्टर और जनरेटर सब गायब हो गए हैं। बोनालू महोत्सव इसी माह की 22 तारीख से शुरू होगा। मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने गोलकोंडा किले में उत्सव की व्यवस्थाओं की समीक्षा की। मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने बताया कि गोलकोंडा बोनालू महोत्सव के आयोजन के लिए 10 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति के प्रतीक बोनालू महोत्सव का भव्य आयोजन मुख्यमंत्री KCR के आदेशानुसार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि गोलकोंडा बोनालू की एक बहुत ही खास विशेषता है, जिसमें लोग पूरे देश से आते हैं। मंत्री ने कहा कि संयुक्त राज्य में बोनालू त्योहार नाम मात्र के लिए आयोजित किए जाते थे। पता चला कि तेलंगाना में आने के बाद इसे राजकीय उत्सव के रूप में मनाया जाने लगा है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना सरकार मलिन बस्तियों में मंदिरों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि देश में कोई भी सरकार इस तरह का कार्य नहीं कर रही है। तलसानी श्रीनिवास यादव साहब और DCP साउथ वेस्ट के किरण साहब, DCP ट्रैफिक आज हैदराबाद, जोनल कमिश्नर खैरताबाद और तमाम डिपार्टमेंट के अहदेदार और हल्के कारवान के कॉर्पोरेटर जनाब सानी यादव साहब, जनाब नसीर साहब, जनाब अजीम सिद्दीकी साहब, जनाब बदरुद्दीन साहब, साबिका कॉर्पोरेटर जनाब बंगार प्रकाश साहब और तमाम यहाँ पर आए हुए अहदेदार, उन तमाम को मेरी तरफ से तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। और ख़ास तौर से 2014 में रियासत तेलंगाना बनने के बाद तेलंगाना के अंदर तमाम चीज़ों की, हर चीज़ की सहूलत दी जा रही है और उसी की घड़ी जो तेलंगाना के अंदर बोनाल फेस्टिवल जो गोलकोंडे का तेलंगाना नहीं, जिस तरीके से हैदराबाद में देखकर दीगर रियासतों के अंदर भी बोनाल फेस्टिवल मनाना शुरू कर रहे हैं और जिस तरीके से हमारे गोलकुंडे के अंदर बोनाल मनाया जाता है, ये जुमेरात और MLA मोहिउद्दीन गारो और यहाँ पे बाकी सभी डिपार्टमेंट के सभी अधिकारी, सोशल एक्टिविस्ट और जो बोनालू कमेटी के मेंबर्स हैं, सभी लोगों को मेरा नमस्कार। हर साल से जैसे हम बंदोबस्त करते आए सर, वैसे इस टाइम पे भी अच्छे से बंदोबस्त करेंगे। हमारा जो भी थर्सडे और संडे का जो प्रोग्राम रहता है उसमें अराउंड लॉ एंड ऑर्डर पुलिस की तरफ से 500 प्लस यहाँ पे स्टाफ रहता है। तो साथ में जो भी इंटर डिपार्टमेंटल जो कोऑर्डिनेशन है, जैसे RNB डिपार्टमेंट के साथ जो बैरिकेडिंग करना है वो प्रॉपर्ली किया जाएगा। साथ में जो भी एंट्री एंड एग्जिट रूट है उसको प्रॉपर्ली देखा जाएगा ताकि किसी तरह का स्टैम्पेड ना हो। और जो भी सेंसिटिव एरिया है, कम्युनल सेंसिटिव एरिया, वहाँ पे प्रॉपर्ली बाइलेन बंदोबस्त और रूफटॉप देखा जाएगा। बाकी भी जो भी लोगों की तरफ से सजेशन आएंगे डेफिनेटली उसमें हम एक्शन लेंगे।
संसदीय चुनाव को लेकर पार्टियों ने रफ्तार तेज कर दी है। भाजपा की कोशिश हैट्रिक जीत दर्ज करने की कोशिश कर रही है। बीजेपी का सामना करने के लिए विपक्षी दल संयुक्त कार्रवाई के लिए तैयार है। 23 तारीख को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्षी पार्टियों को एक मंच पर लाने के लिए अहम बैठक की। हालांकि जब इसे 12 तारीख को होना था तो कांग्रेस समेत अन्य दलों के प्रमुख नेताओं के उपलब्ध नहीं होने के कारण तारीख बढ़ा दी गई। कई विपक्षी नेताओं जिन्हें पहले ही निमंत्रण मिल चुका है ने अपनी इच्छा व्यक्त की है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर का फोन न आना एक हॉट टॉपिक बन गया है। यह दूसरी बार हुआ है। पिछले साल अगस्त में बिहार में नीतीश कुमार के साथ बैठक करने वाले केसीआर ने बीजेपी को आजाद भारत के लिए मिलकर लड़ने का आह्वान किया था, लेकिन पटना की बैठक में विपक्षी दलों द्वारा केसीआर पर विचार न करना, जिसे भाजपा के खिलाफ संयुक्त परिचालन प्रयासों के लिए पहला कदम माना जाता है, यह एक बहस का कारण बन गया। केटीआर ने घोषणा की कि वह आमंत्रण प्राप्त करने से पहले बैठक से दूर रहेंगे, लेकिन चर्चा है कि विपक्षी दलों का व्यवहार अलग है। विपक्षी गठबंधन की अधिकांश पार्टियां केसीआर पर भरोसा नहीं करती है, इसलिए चर्चा है कि पटना बैठक की तारीख भले ही बदल गई हो, लेकिन 2 बार आमंत्रण नहीं भेजा गया। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के टिकट बंटवारे को लेकर कवायद शुरू हो गई है। टीपीसीसी विधानसभा विवरण एकत्र कर रहा है। प्रारंभियों के साथ ही अभ्यर्थियों की सूची तैयार कर हाईकमान को भेजी जाएगी। पार्टी नेतृत्व का कहना है कि दिल्ली के बुजुर्गों की हरी झंडी मिलते ही टिकटों की घोषणा हो जाएगी, लेकिन जैसा कि पूर्व में राज्य कांग्रेस के कुछ नेताओं ने सुझाव दिया था, कांग्रेस की 50% सीटों की घोषणा पहले से ही करने की योजना है। मालूम हो कि टीपीसीसी ने भी इस पर सहमति जताई है। बाकी की घोषणा चुनाव अधिसूचना के बाद की जाएगी। पार्टी के एक नेता ने कहा कि टिकट वितरण में जिलाध्यक्ष टीपीसीसी समितियों, समन्वय एवं समावेशन समितियों के अनुमोदन के बाद उन्हें दिल्ली भेजी जाने वाली सूची में शामिल किया जाएगा। इस बीच पार्टी के साथ साथ जनता में भी भावना है कि स्वराष्ट्र में हुए दोनों चुनावों में कांग्रेस ने विभिन्न कारणों से टिकटों की घोषणा देर से की है। सांसद कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी समेत कुछ अन्य नेताओं ने खुलकर ऐलान किया कि इससे उन्होंने नुकसान हुआ है। कोमटिरेड्डी के सीधा तौर पर राहुल गांधी से कहा कि पिछले साल वरंगल में घोषित रैतु घोषणा के दौरान भी टिकटों की अग्रिम घोषणा करे। दिल्ली प्रशासन को भी ध्यान देने की जरूरत थी। हैदराबाद के मंसूराबाद के बीजेपी पार्षद कोपुला नरसिम्हा रेड्डी ने कहा कि जमीन के नियमितीकरण के लिए बड़ी रकम की वजह से झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों को परेशानी हो रही है। वीरन्ना गुट्टा शिरडी साई नगर कॉलोनी में GO 59 के कारण पीड़िताओं को नियमितीकरण शुल्क से छूट देने को कहा है। इस आशय के लिए हयातनगर MRO संध्या रानी को एक याचिका प्रस्तुत की गई थी। कोपुला नरसिम्हा रेड्डी ने बीआरएस सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि संयुक्त राज्य में पिछले मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल के दौरान दी गई डिग्रियां मान्य नहीं है। उन्होंने सरकार पर GO 59 के नाम पर पैसे चोरी करने का आरोप लगाया। उन्होंने गरीबों को ध्यान में रखते हुए फीस तत्काल कम करने को कहा। विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही तेलंगाना सरकार ने पुलिस को खुशखबरी दी है। राज्य के विभिन्न हिस्सों में कार्यरत पुलिस अधिकारियों को पदोन्नति दी गई है। इसमें एडिशनल ACP के पद पर कार्यरत 18 लोगों को प्रमोशन देने का आदेश जारी किया है। साथ ही 35 अन्य DSP को अतिरिक्त SP के तौर पर पदोन्नत किया गया है। इस संबंध में गृह विभाग के मुख्य सचिव जितेंद्र ने आदेश जारी कर दिए हैं। तेलंगाना सरकार ने 18 एडिशनल ACP को SP और 27 DSP को ASP के तौर पर प्रमोशन देने का आदेश जारी किया है। प्रोन्नति के बारे में कल रात जारी किया गया था। आदेश में कहा है कि सभी पदोन्नत अधिकारी DGP कार्यालय में रिपोर्ट करें। पदोन्नति पाने वाले अधिकारियों में नर्मदा, पुष्पा कर्री, श्रीकीर्ति चेपुरी, कविता गंजी, सुनीता मोहन, श्रीनिवास मालिनेनी, कोटला नरसिम्हा रेड्डी, श्रीनिवास राव, रविकुमार, वेंकटराव, प्रसन्न रानी, चंद्रमोहन, उषा तिरुनागरी और अन्य शामिल हैं। उधर DGP अंजनी कुमार ने पुलिस अधिकारियों को पदोन्नति देने के लिए राज्य सरकार का धन्यवाद दिया।
बीसी घोषणा आयोजन समिति ने बताया कि बीसी घोषणा कार्यक्रम खैरताबाद मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया भवन में गणमान्य लोगों की उपस्थिति में बीसी बच्चों के लिए होगा। उन्होंने कहा कि पिछले 75 सालों से पिछड़ा वर्ग के साथ हो रहे अन्याय से सभी वाकिफ है। समिति ने कहा कि हर पार्टी जो सत्ताधारी पार्टी है वह बीसी को धोखा दे रही है। इस अवसर पर हमारे बीसी बुद्धिजीवियों ने ये बीसी घोषणा पत्र को बहुत ध्यान से पढ़कर हमारे बीसी बच्चों के भविष्य की तैयारी की है, जबकि तेलंगाना राज्य से महिलाओं, छात्रों, बुद्धिजीवियों, शिक्षकों, डॉक्टरों, वकीलों, सॉफ्टवेयर इंजीनियरों, व्यापारियों, श्रमिकों, किसानों, कर्मचारियों, बेरोजगारों समिति के सदस्यों ने अनुरोध किया कि सभी लोगों को भाग लेना चाहिए और इस कार्यक्रम को सफल बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि वे भाग लेंगे। न्यायमूर्ति एम.एन. राव, पूर्व मुख्य न्यायाधीश, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय, पूर्व अध्यक्ष एनसीबीसी, नई दिल्ली न्यायमूर्ति वी. ऐश्वर्या, पूर्व कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, पूर्व अध्यक्ष एनसीबीसी, नई दिल्ली न्यायमूर्ति बी. चंद्रकुमार, पूर्व न्यायाधीश, एपी उच्च न्यायालय ने भाग लिए। अधिकारियों ने ग्रुप 1 प्रारंभिक परीक्षा कराने की तैयारी पूरी कर ली है। हाईकोर्ट द्वारा इस परीक्षा के आयोजन को हरी झंडी दिए जाने के बाद बाधाएं दूर हो गई है। टीएसपीएससी ने राज्य में ग्रुप 1 के 503 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। प्रारंभिक परीक्षा 16 अक्टूबर को आयोजित की गई थी। इसमें परिणाम घोषित किए गए, लेकिन पेपर लीक होने के कारण प्रारंभिक परीक्षा रद्द कर दी गई। रद्द परीक्षा रविवार इस महीने की 11 तारीख को आयोजित की जाएगी। ग्रुप 1 के पदों के लिए करीब 3.8 लाख उम्मीदवारों ने आवेदन किया है। परीक्षा हॉल टिकट आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। परीक्षा OMR शीट प्रारूप में आयोजित की जाएगी। परीक्षा सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक होगी। अभ्यर्थियों को निर्देश देने के लिए प्रत्येक जिले में 33 हेल्पलाइन केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा में शामिल होने वाले कर्मियों पर नजर रखी जाएगी। परीक्षार्थियों को परीक्षा शुरू होने के 2 घंटे पहले केंद्रों में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। परीक्षा शुरू होने के 15 मिनट पहले गेट बंद कर दिया जाएगा, यानी उम्मीदवारों को सुबह 10:15 से पहले परीक्षा हॉल में पहुंचना होगा। उसके बाद अनुमति नहीं है। साथ ही परीक्षा केंद्र में पेंसिल, इंक पेन, जेल पेन आदि ले जाने की अनुमति नहीं है। केवल नीले और काले बॉल पॉइंट पेन की अनुमति होगी। प्रदेश में इस माह की 19 तारीख से हरितहारम कार्यक्रम की 9वीं किस्त शुरू की जाएगी। पिछले साल 19.54 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य इस बार घटाकर 19.24 करोड़ कर दिए गए थे। HMDA और GHMC के भीतर 7 करोड़ पौधे लगाने का निर्णय लिया गया है। सरकार ने मुलुगु जिले के लिए सबसे कम 14.79 लाख और रंगारेड्डी जिले के लिए सबसे अधिक 78.57 लाख का लक्ष्य निर्धारित किया है। हरितहारम का पहला चरण 2015 में शुरू हुआ था और सरकार का कहना है कि अब तक 8 चरणों में 273.83 करोड़ पौधे लगा चुके हैं। खेत में मेहनत करने वाले किसान को अनाज बेचने से कठिन नियम रोक रहे हैं। चावल खरीदने के कई नियम हैं। इन नियमों से किसानों को समय पर पैसा मिलने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। राज्य सरकार गठन उत्सव के नाम से 22 दिनों तक भव्य समारोह आयोजित कर रही है, लेकिन वे किसान का दर्द नहीं समझ रहे हैं। समय पर फसल नहीं खरीदने से उन्हें नुकसान होता है। बारिश से धान भीग रहा है। पैक्स केंद्रों के प्रबंधक नमी की मात्रा अधिक होने का बहाना बनाकर अनाज खरीदने में देरी कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में किसानों को परेशानी हो रही है। एक और वे इस संदेह से जूझ रहे हैं कि कटी हुई फसल को उचित मूल्य मिलेगा या नहीं। क्या नकदी का उपयोग श्रम और निवेश व्यय को कवर करने के लिए किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि इन किसानों को भरोसा उपलब्ध कराने वाले कोई नहीं है। शमशाबाद एयरपोर्ट पर एक युवती ने आत्महत्या का प्रयास किया। रात 12 बजे युवती ने घरेलू टर्मिनल की रस्सी पर चढ़कर कूदने का प्रयास किया। CISF पुलिस ने युवती को कूदते हुए पकड़ लिया और बचा लिया। पुलिस ने उसकी पहचान बेंगलुरु की रहने वाली श्वेता के रूप में की है। पुलिस ने बताया कि हैदराबाद की लड़की बेंगलुरु से आधी रात को आई थी। पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया और पुलिस को आत्महत्या के कारणों का पता चला कि वो प्यार में विफल हो गई थी और आत्महत्या करने वाली थी। फिल्म प्रोड्यूसर बेल्लमकोंडा सुरेश की कार से चोरी हो गई। बदमाश कार का शीशा तोड़कर 50,000 नकद और 11 बोतल महंगी शराब उड़ा ले गए। शराब की प्रत्येक बोतल की कीमत 28,000 रुपए है।
बेलमकोंडा सुरेश उर्फ सुरेंद्र चौधरी का जुबली हिल्स जर्नलिस्ट कॉलोनी में साई गणेश प्रोडक्शन के नाम से ऑफिस है, लेकिन वरुण सुरेश की कार ऑफिस के सामने खड़ी थी। सुबह कार पर ध्यान गया तो कार का लेफ्ट साइड का शीशा टूटा हुआ था। नतीजतन जब कार का दरवाजा खोला गया तो अंदर नकदी और शराब की बोतलें गायब थी। बेलमकोंडा सुरेश ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच कर रही है। गर्मी से तेलंगाना जल रहा है, लोगों पर आग बरस रही है। राज्य के लगभग सभी जिलों में कल उच्च तापमान दर्ज किया गया। 13 जिलों के 47 मंडलों में ओलावृष्टि से लोगों का दम घुटने लगा। ज्यादातर इलाके में तापमान सामान्य से 6.5 डिग्री ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। 10 मंडलों में तापमान 45 से 46 डिग्री के बीच रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने लोगों को सावधान रहने की चेतावनी दी है कि आज और कल खम्मम, नलगोंडा, सूर्यापेट, कोत्तागुड़म, आदिलाबाद, कुमरम भीम, आसिफाबाद, मंचिर्याला और निर्मल जिलों में ओलावृष्टि की संभावना है। कुछ अन्य इलाकों में गरज, बिजली और तेज हवाओं के साथ बारिश होने का अनुमान है। मेदक जिले के कोलचरा के 56 वर्षीय अजीमुद्दीन की लू लगने से मौत हो गई। 3 दिन पहले सनबर्न के कारण अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। नामपल्ली एग्जीबिशन ग्राउंड में मछली की दवा का वितरण खत्म हो गया है। कल सुबह से अब तक बतनी बंधु ने 2 लाख लोगों को मछली की दवाई बांटी। मछली की दवा का वितरण आज सुबह जहां समाप्त हो गया, वहीं आयोजक कतार में लगे लोगों को ही मछली की दवा बांट रहे हैं। हर बार ज्यादा से ज्यादा लोग मछली की दवा के लिए आते हैं, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि दमे के मरीज उम्मीद के मुताबिक नहीं आए। कल सुबह मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने मछली प्रसाद वितरण कार्यक्रम की शुरुआत की। देश के अलग अलग हिस्सों से दमे के मरीज मछली की दवा के लिए एक दिन पहले ही नामपल्ली प्रदर्शनी मैदान पहुंचे। पुलिस अधिकारियों ने प्रदर्शनी मैदान और नामपल्ली के आसपास के क्षेत्रों में यातायात की भीड़ को देखते हुए गुरुवार को शाम 6 बजे से रात 10 बजे तक प्रतिबंध लगाया है। पूरे प्रदेश में सनसनी मचाने वाले अप्सरा हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुजारी वेंकटसाई सूर्यकृष्णा को पुलिस ने रिमांड पर ले लिया है। शमशाबाद आरजीआई पुलिस ने आरोपी को आज सुबह जज के घर के सामने पेश किया। न्यायाधीश ने साई कृष्णा को 14 दिन की रिमांड पर भेज दिया। इस प्रक्रिया में पुलिस द्वारा आरोपी को चरलापल्ली जेल ले जाया गया। इस बीच अफसर को साई कृष्णा ने मार डाला और शव को मैनहोल में फेंक दिया, जिससे कोहराम मच गया। सरनगर के मूल निवासी अप्सरा नाम की एक महिला के साथ साई कृष्णा के परिचित होने के कारण विवाहेतर संबंध बन गए। मंदिर जाते समय दोनों की मुलाकात हो गई, लेकिन साई कृष्णा भी शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे भी हैं। अप्सरा इसी क्रम में साई और पर उससे शादी करने का दबाव बना रही थी। इससे नाराज साई ने उसे बाहर आने को कहा और दोनों कार से शमशाबाद के सुल्तानपल्ली चले गए। अप्सरा ने कहा कि वह कोयम्बतूर जा रही थी और साई कृष्णा के पास आई। वहां जाने के बाद भी शादी की बात से भड़के साई कृष्णा ने अप्सरा के सिर पर पत्थर मारकर उसकी हत्या कर दी और उसी कार में वापस लाकर स्थानीय सरकारी डिग्री कॉलेज के मैनहोल में फेंक दिया। हैदराबाद के नामपल्ली स्थित एग्जीबिशन ग्राउंड पर आयोजित मछली प्रसाद वितरण कार्यक्रम शांतिपूर्ण रहा। बतनी परिवारों द्वारा लगभग 80,000 जरूरतमंद लोगों में प्रसाद वितरण किया गया। मृगशीरा नक्षत्र के अवसर पर मछली प्रसाद वितरण कार्यक्रम सफल रहा। कार्यक्रम का शुभारंभ मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव के हाथों किया गया। इस दौरान गृह मंत्री महमूद अली ने कार्यक्रम स्थल का दौरा कर व्यवस्था का भी जायजा लिया। कई स्वयंसेवकों ने भोजन व पेयजल तथा ठहरने के लिए जगह उपलब्ध कराई। मृगशीरा नक्षत्र के अवसर पर बतीनी परिवार का मछली प्रसादम वितरण कार्यक्रम नामपल्ली प्रदर्शनी मैदान में शांतिपूर्वक रहा है। कुल 80,000 लोगों को मछली की दवा दी गई। कार्यक्रम के शुभारंभ मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने किया और उन्होंने मछली प्रसाद ग्रहण करने के लिए विभिन्न स्थानों से आए लोगों को भोजन, जलपान और अच्छा पानी प्रदान करने वाले स्वयंसेवी संगठनों की सराहना की। मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा है, आने वाले सभी जरूरतमंद लोगों को मछली का प्रसाद दिया गया है। मंत्री ने मछली प्रसाद के लिए पूजा करने के बाद वितरण शुरू किया। मंत्री ने कहा, तेलंगाना सरकार बड़ी महत्वाकांक्षा के साथ मछली प्रसाद का वितरण कर रही है, जो भारत में बहुत महत्वपूर्ण है।
मछली प्रसाद वितरण कार्यक्रम नामपल्ली प्रदर्शनी मैदान में शुक्रवार सुबह 7 बजे से शुरू हुआ। यह सिलसिला रात तक चलता रहा। कोरोना के कारण मछली प्रसाद वितरण की प्रक्रिया स्थगित कर दी गई थी। अस्थमा के मरीज मछली का प्रसाद लेने हैदराबाद के नामपल्ली स्थित प्रदर्शनी मैदान पर पहुंचे और इस कार्यक्रम को 3 साल बाद फिर से शुरू किया गया। बिना किसी परेशानी के 32 काउंटरों के माध्यम से मछली प्रसाद का वितरण किया गया। बतीनी के परिवार ने शनिवार को दुधवावली में मछली का प्रसाद बांटने का इंतजाम किया है। सीएम के निर्देशानुसार मछली प्रसाद कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने विशेष उपाय किए हैं। मत्स्य विभाग ने 6 लाख मछली फ्राई तैयार की है। विभिन्न क्षेत्रों से आए अस्थमा पीड़ितों को परेशानी न हो, इसी के लिए विभिन्न विभागों ने समन्वय कर व्यापक इंतजाम किए हैं। पुलिस, राजस्व, जेएमसी, एंडोमेंट विभाग और R&B वाटर बोर्ड, RTC सहित विभिन्न सरकारी विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने समय समय पर मछली प्रसाद वितरण कार्यक्रम की निगरानी की। तेलंगाना होटल्स एसोसिएशन और हैदराबाद होटल्स एसोसिएशन के तत्वाधान में मछली प्रसादम के लिए आए 40,000 लोगों को भोजन और आवास उपलब्ध कराया गया। यह कार्यक्रम तेलंगाना होटल्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सिद्धि वेंकट रेड्डी के सिलेक्शन में आयोजित किया गया था और सबके खाने पीने की व्यवस्था की गई और एसोसिएशन के पदाधिकारी ने भोजन आवास में योगदान दिया है। मछली खरीदने वालों की कमी न रहे, इसके लिए मत्स्य विभाग के तत्वाधान में मृगशिरा करते समय प्रदेश भर के बिक्री केंद्रों पर मछलियां उपलब्ध कराई गई है। मृगशिरा करते के दिन मछली के व्यंजन खाने की लोगों की मान्यता के अनुरूप हैदराबाद में 40 स्टॉल और मत्स्य विभाग के तत्वाधान में प्रशिक्षित लोगों के साथ सभी जिलों में 800 स्टॉल लगाए गए और भोजन प्रेमियों के लिए विभिन्न प्रकार के व्यंजन परोसे गए। मंत्री के साथ भरासा गोशामल निर्वाचन क्षेत्र के प्रभारी नंद किशोर व्यास, पूर्व विधायक प्रेम सिंह राठौर, वरिष्ठ नेता RV महेंद्र कुमार और अन्य भी थे। कहा जाता है कि 178 साल से मृगशिरा करने के अवसर पर दिया जाने वाला मछली प्रसाद यानी लोगों की बड़ी आस्था है और देश भर से लाखों लोग हर बार यहां मछली प्रसाद के लिए आते हैं। हालांकि हरिनाथ की तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन उनके परिजन 2 दिन से मछली का प्रसाद बांट रहे हैं। पूर्व मंत्री और आंध्र प्रदेश के CM YS जगन मोहन रेड्डी के चाचा YS विवेका की हत्या के मामले में कड़पा सांसद अविनाश रेड्डी आज सुबह CBI जांच में शामिल हुए। सांसद से CBI आज शाम 5 बजे तक पूछताछ करेगी। अग्रिम जमानत मिलने के बाद अविनाश दूसरी बार CBI जांच में पेश हुए। सांसद से 5 अधिकारी करेंगे पूछताछ। CBI के अधिकारी मुख्य रूप से विवेका की हत्या वाले दिन आधी रात को किए गए व्हाट्सएप कॉल के बारे में पूछताछ करेंगे। आज की सुनवाई में सांसद से 6 मुद्दों पर अहम जानकारी मिल सकती है। अविनाश A8 वॉइस विवेका हत्याकांड में आरोपी है। तेलंगाना हाईकोर्ट ने इसी मामले में अविनाश को सशर्त जमानत दी थी। हाईकोर्ट ने अविनाश रेड्डी को हर शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक CBI जांच में पेश होने का आदेश दिया। YCP सांसद अदालत के आदेश के अनुसार CBI जांच में शामिल हुए। मालूम हो कि कल CBI कोर्ट ने अविनाश रेड्डी के पिता भास्कर रेड्डी की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। दूसरी ओर YS विवेका की बेटी सुनीता रेड्डी की अग्रिम जमानत रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में अगले मंगलवार को सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट किस तरह का फैसला बताएगा, देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद CBI क्या कदम उठाने जा रही है। शहर में साइबर क्राइम दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। साइबर अपराधियों के कारण हैदराबाद के 2 लोगों के 1.40 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। गच्चीबौली का एक व्यक्ति सिकंदराबाद रेल विभाग में कार्यरत है। इसी दौरान उनके व्हाट्सएप पर एक संदेश आया जिसमें लिखा था, सोने की ट्रेंडिंग करो, करोड़पतियों जैसे बनो। उन्होंने जवाब दिया कि वह ट्रेंडिंग के लिए तैयार है और उन्होंने नंबर पर एक लिंक भेजा। उस पर क्लिक करें और ऐप डाउनलोड करें। उन्होंने जैसा कहा वैसा ही किया। पहले कुछ पैसा लगाया गया और मुनाफा दिया गया। बाद में उन्होंने इसे और अधिक माना और रुपए का निवेश किया। भले ही यह दिखाया गया हो कि लाभ कमाया गया है, फिर भी राशि निकालने का कोई मौका नहीं दिया गया। उसने 70 लाख रुपए
किस्तों में यह कहकर जमा कर दिया कि अगर और पैसा जमा किया गया तो कैश ट्रांसफर कर दिया जाएगा। एल्लारेड्डीगुड़ा के अन्य व्यक्ति ने पार्ट टाइम जॉब का मैसेज भेजा गया। लिंक पर क्लिक करने पर पीड़ित का नंबर साइबर अपराधियों के टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाता है। पीड़िता का विश्वास जीतने के बाद उन्होंने 150 से 70 लाख रुपए निवेश कर पूरी राशि का भुगतान कर दिया। दोनों पीड़ितों की तहरीर के मुताबिक पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच कर रही है।